हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स जो एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है उसकी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम थर्ड सेमेस्टर का पेपर नंबर 1 फ्लूइड डायनेमिक्स का क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 7 है। तो अब तक हमने लेक्चर 6 तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। लेक्चर 7 में हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जनरल मोशन ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट। मतलब फ्लूइड जो एलिमेंट हमारा कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसका अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें, फॉर एग्जांपल ये हमारा फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है, इसका हम कोई सा भी एलिमेंट ऐसे ले लेते हैं, तो उसकी जो मोशन होगा वो किस किस टाइप का हो सकता है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। द जनरल मोशन ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट डिस्क्राइब्स हाउ अ स्मॉल चंक ऑफ फ्लूइड मूव्स एंड डिफॉर्म्स एज इट फ्लोज। मतलब जो जनरल मोशन होता है किसी भी फ्लूइड एलिमेंट का, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो फ्लूइड का कोई भी एलिमेंट लिया है, उसको अगर हम जनरल मोशन में डिफाइन करते हैं तो वो एक्चुअल में होता क्या है कि हमने कोई भी एक स्मॉल चंक, मतलब कोई स्मॉल छोटा सा एलिमेंट ले लिया है फ्लूइड का, जो मूव कर रहा है और डिफॉर्म हो रहा है। मूव कर रहा है मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जो एलिमेंट लिया है वो मूव करके हमारे पास इस तरह से मूव कर गया, यहाँ पर आ गया है। ठीक है। और डिफॉर्म हो रहा है मतलब जैसे कि हमने स्क्वायर एलिमेंट लिया था तो वो क्या बन गया है, पैरेललोग्राम बन गया है या फिर रोम्बस बन गया है, तो वो डिफॉर्म हो गया, मतलब उसकी जो एजेस है वो थोड़ी सी स्लाइंट हो गई हैं, तो वो हो गया डिफॉर्मेशन एज इट फ्लोज। ठीक है। मतलब जनरल मोशन में हम क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड के एलिमेंट में हमने कोई छोटा सा पीस ले लिया है, फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसमें से हमने कोई छोटा सा पीस ले लिया है, तो किस तरह से मूव कर रहा है वो हम स्टडी करेंगे, और वो किस तरह से डिफॉर्म हो रहा है उसे हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। दिस मोशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 मेन कंपोनेंट्स। अब ये जो मोशन हो रहा है 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसलेशन, सेकंड इज रोटेशन और थर्ड इज डिफॉर्मेशन या फिर कहें तो स्ट्रेक। ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन शेप, साइज और ओरिएंटेशन। मतलब क्या है कि हमारा जो भी फ्लूइड है उसके अंदर से जो हमने फ्लूइड का एलिमेंट लिया है वो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, मतलब एक तो स्ट्रेट होगा और फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा। ठीक है। स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में और फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा। फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, मतलब कोई भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जा रहा होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करके, और उसमें ना तो कोई शेप में चेंज हो रहा होगा, मतलब हमने स्क्वायर एलिमेंट लिया था फ्लूइड का, तो वो जब फॉरवर्ड मूव होगा तो भी वो हमारे पास स्क्वायर शेप में पहुंचेगा, और जिस साइज का हमने स्क्वायर शेप लिए उसी साइज की स्क्वायर शेप होगी मूव होने के बाद, और उसकी जो ओरिएंटेशन होगी उसकी ओरिएंटेशन वैसे ही रहने वाली है। ठीक है। हमने यहाँ पे स्क्वायर का कंसेप्ट लिया है, अगर स्क्वायर की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल ले लें, तो वो जब मूव करेगा तो जिस साइज का रेक्टेंगल होगा उसी शेप और साइज में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करने के बाद रहेगा। ठीक है। और उसकी जो ओरिएंटेशन है वो भी जैसे पहले थी वैसे ही उसकी ओरिएंटेशन रहने वाली है। ठीक है। मतलब ट्रांसलेशन में कुछ नहीं होगा, सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट होगा जिसमें ना तो शेप चेंज होगी, ना साइज चेंज होगा और ना ही ओरिएंटेशन, मतलब इधर उधर रोटेट नहीं होगा। ठीक है। वो होता है ट्रांसलेशन मूवमेंट। अब इसकी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एवरी पॉइंट इन द फ्लूइड एलिमेंट हैज द सेम वेलोसिटी वेक्टर। अब देखो हमारा जो फ्लूइड था हमने उसके अंदर से कोई सा एक फ्लूइड का एलिमेंट लिया था। ठीक है। अब जो एलिमेंट लिया उसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिससे वो फ्लूइड एलिमेंट बना हुआ है, तो एक जो ट्रांसलेशन होता है उसमें जितने भी फ्लूइड के एलिमेंट्स होंगे उन सबकी सेम वेलोसिटी होने वाली है इन केस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है। एवरी पॉइंट इन द फ्लूइड एलिमेंट हैज द सेम वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है। सबके पास सेम वेलोसिटी वेक्टर होने वाला है। देयर इज नो रोटेशन और डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग प्योर ट्रांसलेशन। जब भी हमारा प्योर ट्रांसलेशन होगा, मतलब सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, तो ना तो वो जो हमने चंक लिया है फ्लूइड का, मतलब जो भी हमने ब्लॉक लिया है, जिस भी शेप में लिया है, जैसा भी साइज लिया है, वो वैसे ही रहने वाला है, ना तो वो रोटेट होगा इस तरह से इधर उधर घूम जाए, ना उसकी शेप चेंज होने वाली है, ना ही मतलब डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, थिंक ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट एज अ रिजिड बॉक्स स्लाइडिंग स्मूथली थ्रू स्पेस। ठीक है। हम इसे अगर और अच्छे से समझना चाहें तो वैसे तो ये फ्लूइड का एलिमेंट है, बट हम अगर ट्रांसलेशन कंसिडर करेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये जो फ्लूइड का एलिमेंट हमने लिया है इसे हम एक कंसिडर करेंगे कि एक रिजिड बॉक्स है। ठीक है। रिजिड बॉक्स की तरह ये मूव कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग हो रहा है, मतलब जो फ्लूइड के अदर एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर वो स्लाइडिंग कंडीशन में एक साथ मूव कर रहा है। ठीक है। इस तरह से हम ट्रांसलेशन को समझ सकते हैं। अब हम ये मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकली इसकी कंडीशन देख लेते हैं क्या होती है। इफ द वेलोसिटी फील्ड इज यूनिफॉर्म, अब जो हमारे पास एलिमेंट था उसकी जो वेलोसिटी के एलिमेंट्स थे वो सेम रहने वाले थे। अगर उसकी वेलोसिटी फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो इसका मतलब क्या है, जो v है वो हमारे पास कांस्टेंट होगा, जो वेक्टर है या फिर कहें तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। देन द फ्लूइड एलिमेंट मूव्स प्योरली बाय ट्रांसलेशन। ठीक है। अगर वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी इसका मतलब क्या है कि जो फ्लूइड का एलिमेंट है वो मूव जो कर रहा है वो ट्रांसलेशन मूव कर रहा है, क्योंकि अगर रोटेशन होगा तो वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन तो चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है। तो रोटेशनल तो हो ही नहीं सकता। डिफॉर्मेशन होगा तो अभी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, शेप चेंज हो रही है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास वेलोसिटी सेम है इसका मतलब हमारे पास जो मूवमेंट हो रहा है फ्लूइड के एलिमेंट का वो ट्रांसलेशन है। ठीक है। और जो मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं dx वेक्टर ओवर dt इक्वल्स टू v नॉट का वेक्टर, मतलब ये वेलोसिटी वेक्टर है और पोजीशन का डिफरेंशिएशन करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। जहाँ पे हमारे पास x वेक्टर t क्या है, पोजीशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट एट टाइम t, मतलब कोई भी फ्लूइड एलिमेंट है उसकी पोजीशन एट टाइम t।
ठीक है, वो हमारा ये चीज़ डिनोट कर रही है। वी वेक्टर क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, जो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी बनी हुई है उसे हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। और डी क्या है, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लूइड एलिमेंट मूव्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज है जैसे कि हमारा फ्लूइड में एलिमेंट मूव करेगा उस अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज। इस तरह से हमारे पास जो ट्रांसलेशन मूवमेंट है वो हमारे पास कंप्लीट होता है। अब सेकंड पर आते हैं हम रोटेशन पर, ठीक है। रोटेशन पे क्या है हमारे पास, रोटेशन रेफर्स टू द फ्लूइड एलिमेंट स्पिनिंग लाइक अ रिजिड बॉडी अराउंड इट्स ओन सेंटर ऑफ मास विदाउट चेंजिंग शेप और साइज, ठीक है। तो रेफर्स में क्या है, रोटेशन में क्या है कि जो फ्लूइड एलिमेंट है, हमारे पास कोई भी फ्लूइड था, ठीक है, फ्लूइड हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, उसके अंदर से हमने कोई भी एलिमेंट लिया है, ठीक है, एलिमेंट ले लिया तो वो क्या करेगा, स्पिन करेगा, मतलब स्पिन जैसे बॉल स्पिन करती है ना वैसे ही स्पिन करेगा, जैसे कि कोई रिजिड बॉडी, बॉल एक रिजिड बॉडी है उसकी तरह से ही स्पिन करेगा, रोटेट करेगा अपनी एक जो उसका सेंटर ऑफ मास है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ब्लॉक है, मान लीजिए हमारे पास कोई ब्लॉक है, क्यूबॉइडल ब्लॉक है या क्यूबिकल ब्लॉक है, उसका कोई सेंटर ऑफ मास होने वाला है, मान लीजिए हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, इसका ही सेंटर ऑफ मास होने वाला है। तो ये जो बॉक्स ऐसे स्पिन करेगा सेंटर ऑफ मास के अराउंड ऐसे चारों तरफ स्पिन करेगा तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन। और सेम रोटेशन अगर फ्लूइड में होने लगे और जहाँ पर हमने जो फ्लूइड का एलिमेंट लिया है उसे हम रिजिड बॉक्स की तरह कंसिडर कर सकें तो वो जो रोटेशन होगा जो उसके सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग हो रहा है, जिसमें ना तो उसकी शेप चेंज हो रही है ना उसका साइज चेंज हो रहा है। देखो ये अगर रोटेट करेगा तो उसकी शेप तो चेंज नहीं होगी, स्क्वायर ही रहने वाला है और साइज भी ऐसी रहने वाला है, बस क्या चेंज होगा उसकी ओरिएंटेशन, कभी वो इस शेप में होगा कभी वो इस तरह से डायमंड शेप में बन जाएगा, ठीक है। तो उसकी बस ओरिएंटेशन चेंज होगी। तो रोटेशन वही चीज़ है जिसमें हमारी शेप और साइज तो सेम रहे, बस वो अपनी जो सेंटर ऑफ मास है उसके चारों तरफ स्पिन करे तो वो हमारे पास होता है रोटेशन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसकी कई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट रोटेट टुगेदर। देखो इसमें हमारे पास जैसे कि फ्लूइड एलिमेंट था तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे, इसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स होने वाले हैं, ठीक है। अब जब वो मूव करके इस पोजीशन पे आ गए तो वो सारे चेंज करे। देखो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास वो यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। देखो सब जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी जो डायरेक्शन है ओरिएंटेशन है वो सब चेंज हो रही है, ठीक है। तो ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट रोटेट टुगेदर, सारे के सारे एक साथ रोटेट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देयर इज नो डिफॉर्मेशन, नो स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन। अब इसमें जो हमने फ्लूइड एलिमेंट लिया है इसमें कोई चेंज तो हुआ नहीं है, यहाँ पे भी स्क्वायर था यहाँ पे भी स्क्वायर था, ठीक है। इससे अगर हम इस तरह से देखें तो हमारे पास ये सेम वही स्क्वायर बनकर आ रहा है, तो हमारे पास कोई चेंज नहीं हुआ, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, बिल्कुल सेम के सेम है, ना तो उसमें स्ट्रेचिंग हुई है, मतलब ना तो वो इस तरह से स्ट्रेच हो गया और ना ही वो कंप्रेस हो गया, ठीक है। और थर्ड क्या है हमारे पास, कॉज्ड बाय नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफरेंट वेलोसिटीज एट डिफरेंट पॉइंट। अभी ये वाला पॉइंट कहता है कि ये जो हो रहा है यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्रेडियंट की। देखो ट्रांसलेशन जो हो रहा था उसमें जो वेलोसिटी ग्रेडियंट था वो हमारे पास यूनिफॉर्म था, बट रोटेशन के केस में हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो हमारे पास जैसे कि हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, फ्लूइड का कोई एलिमेंट है जिसे हम रिजिड बॉक्स मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम मान लें कि इस पर वेलोसिटी लग रही है हमारे पास इस पॉइंट पर इधर की तरफ, ठीक है, और मान लें इस पॉइंट पर लग रही है इधर की तरफ, ठीक है, दो तरफ और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, दो तरफ अलग अलग वेलोसिटी लग रही है, ठीक है, चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो वेलोसिटी का बट डायरेक्शन तो अलग अलग हो गई, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अलग है, ओवरऑल जो हमारी वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म हो गई। और इससे क्या होगा, देखो ये वाला पार्ट चाहेगा कि इधर की तरफ मूव करे और ये वाला पार्ट चाहेगा कि इधर की तरफ मूव करे, ओवरऑल ये हो गया स्पिन, ये रोटेट हो गया। तो ये जो होता है रोटेशन वो किस लिए होता है, कॉज्ड बाय नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्रेडियंट। जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, एक इधर की तरफ है एक इधर की तरफ है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसलिए ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा रोटेशन किस वजह से हो रहा है। उसके बाद हम मैथमेटिकली देख लेते हैं, द वॉर्टिसिटी वेक्टर डिस्क्राइब्स रोटेशन। तो एक वेक्टर होता है वॉर्टिसिटी वेक्टर। वॉर्टिसिटी वेक्टर कुछ नहीं है, बस वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन जिस वेक्टर में वेलोसिटी हर एक पॉइंट की डिटरमाइन की जाए वही हमारे पास हो जाती है वॉर्टिसिटी वेक्टर। देखो अगर हम वेलोसिटी देखें तो हम अलग अलग पॉइंट पर देखेंगे, यहाँ की वेलोसिटी देखेंगे वो इधर की तरफ है, ठीक है, यहाँ की वेलोसिटी देखेंगे वो इधर की तरफ है, लेकिन जब हम वॉर्टिसिटी वेक्टर पे आएंगे तो वो ओवरऑल इस ब्लॉक पर जहाँ पर भी जितनी भी वेलोसिटी लग रही है उन सबको कंसिडर करके जो वेक्टर आएगा उसे हम कहेंगे वॉर्टिसिटी वेक्टर, ठीक है। तो वॉर्टिसिटी वेक्टर ही हमें बताता है कि रोटेशन हो रहा है, ठीक है। वॉर्टिसिटी से ही तो पता चल रही है रोटेशन की, क्योंकि एक वेलोसिटी इधर है एक वेलोसिटी इधर है और उन सब का रिजल्टेंट निकालकर उसने बताया कि वो रोटेशन होगा, ठीक है। और उसे हम डिस्क्राइब करते हैं कि ओमेगा पर बार इक्वल्स टू डेल या फिर कहीं लाप्लास या फिर कहते देते हैं इनको कर्ल, ठीक है। कर्ल और वो पढ़ा होगा ग्रेडियंट कर्ल, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो हमारे पास क्या होता है कि ओमेगा पर बार इक्वल्स टू कर्ल ऑफ वी वेक्टर, मतलब वेलोसिटी का हम जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है उसका अगर हम कर्ल निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास बनता है वॉर्टिसिटी वेक्टर, जिससे हमें पता चलता है कि रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर हम एक्चुअल एंगुलर वेलोसिटी, ये जो ओमेगा होता है ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, आपको याद होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्चुअल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या होती है, जो हमारे पास वॉर्टिसिटी वेक्टर आया है उसका हाफ। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वॉर्टिसिटी वेक्टर है वो एक पॉइंट इधर का आ रहा है और एक पॉइंट इधर का आ रहा है, दो डायरेक्शन का आ रहा है, मतलब इसमें हमारे पास दो वेलोसिटी हो रही है काउंट, ठीक है। लेकिन अगर हमें एक्चुअल निकालने तो हमें एक ही तो वेलोसिटी चाहिए, तो हम उसका एवरेज कर लेते हैं ओवरऑल वेलोसिटी को हाफ करके,
तो समझ में आ गया होगा क्या है, बट द एक्चुअल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट भी, अगर एक्चुअल एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है किसी भी फ्लूइड एलिमेंट की, तो वो होगी हमारे पास ओम वेक्टर इक्वल्स टू 1/2 गामा वेक्टर, ठीक है, हाफ हो जाएगी जो हमारे पास गामा वेक्टर कह रही हूँ ओमेगा वेक्टर, ठीक है, हाँ हाफ हो जाएगी जो हमारे पास वॉर्टिसिटी वेक्टर आया उसका, ठीक है। सो इफ अ फ्लूइड एलिमेंट हैज वॉर्टिसिटी, अगर कोई फ्लूइड एलिमेंट है उसके पास वॉर्टिसिटी है, मतलब दो तरफ से हमारे पास वेलोसिटी लग रही है, तो इट मे बी रोटेटिंग, ठीक है। हमारे पास कोई भी फ्लूइड एलिमेंट है, यहाँ पे हम फ्लूइड एलिमेंट ले लेते हैं, उसमें अगर दो या दो से ज़्यादा जगह से हमारे पास वेलोसिटी लग रही है, तो वहाँ से हमारे पास कैलकुलेट क्या होगा, वॉर्टिसिटी वेक्टर, ठीक है। अगर किसी भी फ्लूइड एलिमेंट के पास वॉर्टिसिटी है तो उसका मतलब क्या है कि वो रोटेट कर सकता है, रोटेट कर सकता है, जरूरी नहीं है वो रोटेट ही करे, क्योंकि हमारे पास अगर केस इस तरह से बन रहा है कि एक तो पॉइंट इधर जा रहा है मूव करना और एक पॉइंट इधर जा रहा है मूव करना, तो उस केस में तो हमारे पास रोटेट हो गया। बट अगर एक पॉइंट जा रहा है इधर की तरफ मूव करना, एक पॉइंट जा रहा है इधर की तरफ मूव करना, तो यहाँ पे रोटेशन थोड़ी ना होगा, यहाँ पे होगा डिफॉर्मेशन। एक पॉइंट जब इधर मूव करना चाहेगा तो वो इधर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट जब इधर मूव करना चाहेगा तो इधर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डिफॉर्मेशन, रोटेशन नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है कि अगर किसी भी फ्लूइड एलिमेंट के पास वॉर्टिसिटी है, मतलब दो या दो से ज्यादा वेलोसिटी है, तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे रोटेशन हो सकता है, बट जरूरी नहीं है रोटेशन होगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। बट यू नीड टू एग्जामिन द फ्लो लोकली टू बी श्योर इट्स रिजिड बॉडी लाइक रोटेशन, तो हमें चेक करना होगा कि वो रिजिड बॉडी ही है जो रोटेशन कर रही है। देखो अगर रिजिड बॉडी हुई तो वो रोटेशन ही करेगी, अगर रिजिड बॉडी नहीं हुई जैसे कि फ्लूइड एलिमेंट, तो फ्लूइड एलिमेंट अगर हमने रिजिड बॉडी की तरह कंसिडर कर लेंगे तो वो रोटेशन होगा, और रिजिड बॉडी की तरह अगर नहीं कंसिडर कर पा रहे हैं तो वहाँ पे हो जाएगा डिफॉर्मेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा केस। उसके बाद हम फिजिकल मीनिंग देख लेते हैं कि वॉर्टिसिटी जो हमने पढ़ा है अभी भी वेक्टर, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। देखो अगर हमारे पास ओमेगा वेक्टर इक्वल्स टू 0 होता है, जो हमारे पास वॉर्टिसिटी वेक्टर होता है, देखो यहाँ पे था ना वॉर्टिसिटी वेक्टर जो कर्ल था वेलोसिटी वेक्टर का, ठीक है। अगर हमारे पास ओमेगा वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो फ्लूइड एलिमेंट इज इरोटेशनल, तो हमारे पास जो फ्लूइड का एलिमेंट होगा, जो भी हमने फ्लूइड का एलिमेंट कंसिडर करा है, वो इरोटेशनल होगा, मतलब वो रोटेट नहीं हो रहा होगा, देयर इज नो रोटेशन, ठीक है। अगर ओमेगा वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो हमारे पास जो फ्लूइड एलिमेंट है वो रोटेट नहीं कर रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हमारे पास ओमेगा वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो रहा है, द एलिमेंट में भी रोटेटिंग, ठीक है। जो एलिमेंट है वो रोटेट कर रहा हो सकता है। देखो इज नॉट इक्वल्स टू 0 वाले केस में अगर 0 है ओमेगा वेक्टर तो वो इरोटेशनल है, वो रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये इक्वल्स टू 0 नहीं है तो वो रोटेट कर भी रहा हो सकता है और नहीं भी कर रहा हो सकता है, दोनों केसेस है, क्योंकि एक केस में वो रोटेट करेगा और दूसरे केस में वो डिफॉर्मेशन होगा, जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी होती है डिफॉर्मेशन की, ठीक है। आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा रोटेशन का। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और इसका जो थर्ड पॉइंट है डिफॉर्मेशन, वो काफी बड़ा है क्योंकि इसके भी अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।